नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस समय जिस तरीके से चूंकि पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई देने के बाद अभी शोक में डूबा हुआ है, सारी चीजें चल रही हैं और उसके साथ सत्ता की सियासत जो है वो भी चल रही है। एक तरफ जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के पूरा देश जो है श्रद्धांजलि दे रहा था, वहीं केंद्र की सरकार उनके मेमोरियल को लेकर के भी सियासत करने लग गई थी, उनके अंतिम संस्कार को लेकर के भी सियासत करने लग गई थी। कैसे देखा जाए इसको, क्या समझा जाए? आखिर क्या सियासत के बिना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है? जय संविधान। नहीं राम प्रकाश जी, पहली बात तो यह है कि ये राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला है? क्या इससे देश के लोग इससे खुश होंगे? वो दूसरी बात है कि चुनाव आयोग आपके पास है, ईवीएम आपके पास है, नाम कटवाने का और नाम जोड़ने का अधिकार आपके पास है, तानाशाही आपने स्थापित कर लिया, चुनाव आप जीत जाएंगे। लेकिन क्या इससे देश की हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसका अच्छा प्रेजेंटेशन होता है? क्या आपने कहा पूरा देश आंसू बहा रहा है, गोदी मीडिया में दिखा दीजिए कहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप सोशल मीडिया में दिखा दीजिए कहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुरानी बातें निकाल निकाल के उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। तो ये तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के अगेंस्ट लोग हैं, ये तो सनातनी परंपराओं के अगेंस्ट लोग हैं। हमारी सनातन परंपरा में तो माना जाता है जब आंख मूंद गई किसी की, दुश्मन की मूंद गई, तब भी हम लोग मत्था टेकते हैं, वहां जाके अपना सम्मान देते हैं। भाई आत्मा मुक्त हो गई, शरीर तो वस्त्र है और खत्म हो गया किस्सा, अब तो अगला जन्म हो गया, अगले जन्म में काम बनेगा। लेकिन देश के जो महापुरुष हैं, महापुरुष महात्मा गांधी का अपमान इन लोगों ने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रहे हैं। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, चौधरी चरण सिंह की, बाकी लोगों की जो समाधि स्थल है वो तो डॉक्टर ये नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं थे इसलिए बन गई। अगर ये प्रधानमंत्री होते किसी के ना बनने देते, सारी की सारी जमीन अपने लिए सुरक्षित करा लेते, अमित शाह जी के लिए, अपने लिए। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, भगवान करे 100 साल जिए। लेकिन इस प्रकार का पूर्वजों की, और वो देखिए अडवाणी साहब आईसीयू में भर्ती हैं, उन्हें देखने कोई नहीं जा रहा है। वो सारंगी साहब को देखने सब जा रहे थे जो आईसीयू में भर्ती थे, और चोटी नहीं लगी थी उनको जबरदस्ती। आज तक पता चला क्या वो धक्का का कोई वीडियो क्लिपिंग आया क्या बाहर? तो जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी असली राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका अपमान करने में इनको आनंद आता है। बिल्कुल। अब सियासत का इस तरीके से, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है यही वजह है कि देश के तमाम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे सियासत के अलावा कुछ भी नहीं करती है। हर वक्त वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं, सिर्फ। और वो सियासत कोई ऐसी सामान्य सियासत नहीं, वो सिर्फ चुनावी सियासत करते हैं। इस तरीके की बात मुझे लगता है शायद इसको देखने के बाद आज बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि ऐसे मौकों पर भी सियासत करना अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसमें भी बेशर्मी इस चीज को लेकर के कि भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ऐसे मौकों पर सियासत ना करे। वो कांग्रेस के ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सियासत कर रही है। सर, मनमोहन सिंह को लेकर के जिस तरीके की चीजें थी, मेमोरियल बनाए जाने की मांग कर लेना, उसके लिए खड़गे साहब का बात कर लेना, क्या इन सारी चीजों का ये सारी चीजें सही नहीं थी? जो सरकार या सरकार में बैठे सियासी दल के नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस सियासत ना करे। अच्छा ये बताइए, कौन से ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार हुआ है? एक नाम बता दीजिए। तो ये तो हमारी परंपराएं हैं ना भाई, इसमें राजनीति की आवश्यकता। अच्छा इसमें राजनीतिक फायदा क्या होगा बता दीजिए आप। अभी तक मुसलमानों से घृणा करके आप लोगों को सिखा रहे थे कि मुसलमानों से घृणा करो, क्रिश्चियनों से घृणा करो। अब क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान इसलिए कर रहे हैं कि वो सिख थे, हिंदू नहीं थे? भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा आदमी 13 साल की उम्र में, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की नाक पे एक हॉकी की बॉल खींच के मारी थी, हॉकी प्लेयर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जिन्ना बिलबिला गए थे उस दर्द से। तो ऐसे लोग इनको पसंद नहीं है जो देश प्रेमी लोग हों, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की नाक फोड़ दें और उनका सिर फोड़ दें। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह इनको पसंद नहीं है। इनको गोडसे जैसा आदमी पसंद है तो महात्मा गांधी की हत्या करे, या वो आदमी इनके लिए वीर है जो कि माफी मांगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के
इस प्रकार से आज के तारीख में देखिए, भक्तों को छोड़ दीजिए आप, गोबर खाने वालों को छोड़ दीजिए आप, कोई भी आदमी जिसके पास कॉमन सेंस है, क्या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस प्रकार से अपमान पे क्या राजनीतिक फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? मैं तो ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल। क्या बाबा साहब सर, भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह ने किया, उससे कोई फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को? फायदा हो जाए तो बता दीजिए आप। इस समय सर, अगर मनमोहन सिंह जी को, चूंकि एक ऐसा मैटर था, मनमोहन सिंह जी एक इतनी बड़ी शख्सियत थे कि आज हर जगह उनकी बात हो रही है। बहरहाल जरा हम उस मामले से अलग हटते हैं। आज एक नाम और है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, और वो नाम है नीतीश कुमार। अब दिल्ली से हम सीधे बिहार की ओर चल पड़ते हैं। नीतीश कुमार, इनको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, बहुत सारे ऑफर्स इनके पास आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ से पलटवार भी हो रहा है। एनडीए में जो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि कहीं जा नहीं रहे हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भैया नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते बड़े अच्छे हैं और बिल्कुल बस तैयारी में है, वो जब आ जाएं। तो क्या है, ये चल क्या रहा है? नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे या अभी हैं भाजपा में? हालांकि वो तो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। देखिए, पहली बात तो यह है, जो चिराग पासवान के सबसे खासम खास आदमी हैं हुलास पांडे, उनके यहाँ ईडी का रेड हो गया है। माने ईडी का रेड हुलास पांडे क्या क्यों हुआ, चिराग पासवान के खासम खास क्या क्यों हुआ? एक इंडिकेशन देने के लिए हुआ कि बेटा अभी हम सत्ता में हैं, इतना ज्यादा तुम्हारे लोगों को अंदर कर देंगे, तुम भी सुरक्षित नहीं हो। यह भी आपने देखा, जीतन राम मांझी ने ये आके दिल्ली में घोषणा कर दी है कि भैया हम तो 30 सीटें लेंगे बिहार के अंदर। वही चिराग पासवान 30 सीटें मांग रहे हैं। लेकिन मांझी साहब तो लोकसभा में भी मांग रहे थे सीटें, फिर वो सीटें कहाँ उनको दी जाती हैं जितनी वो मांग करते हैं? वो तो एक सीट चाहिए रहती है उनको, बाद में वो किसी घर वाले के लिए मान जाएंगे, घर वाले को सीट मिल जाएगी। नहीं, देखिए, मान जाएंगे वाला मुद्दा अलग है, लेकिन सवाल यह है, चिराग पासवान के खासम खास आदमी के घर पे रेड कराना, इसका मतलब चिराग पासवान को इंडिकेशन मिल रहा है। अच्छा, उनके पशुपति पारस तो छोड़ ही चुके हैं एनडीए का साथ। भाई, चिराग पासवान के आदमी क्या रेड कराने का मतलब, जो कि आपका समर्थन कर रहा है, उसका मतलब क्या है? अच्छा, ये भी बात सही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को भेजा है कि बीजेपी से बात करो, मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दो, और आरजेडी से खुद संपर्क में है कि मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दो तो मैं तुम्हारे साथ गठबंधन कर लूंगा। तो नीतीश कुमार तो देखिए, वो या तो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या अपने बेटे को बनाएंगे। वो एकनाथ शिंदे बनने वाले आदमी तो है नहीं। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, देखिए महात्मा गांधी का अपमान देश की जनता ने कैसे सहा, आई डोंट नो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो चलिए, हम लोग जो समझदार लोग हैं वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, आर्किटेक्ट हैं भारतवर्ष के। लेकिन जो लोग मूर्ख हैं वो मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो इन्होंने मीम्स चलाए और झूठी मोटी खबरें बनाए, उससे वो प्रभावित हो गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान अमित शाह ने क्यों किया, यह आज तक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अगर अपमान कर दिया तो माफी मांगने में क्या परेशानी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान, भाई अपमान करने में आपको फायदा क्या मिलने वाला है, ये बता दे कोई। भाई आप देख लीजिएगा, 4 महीने के अंदर विश्व के बड़े बड़े देशों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टैच्यूज लग जाएंगी। डॉक्टर, जैसे महात्मा गांधी की स्टैच्यू आपको कम से कम 200 देशों में मिलेगी। 4 लोगों को विश्व के लोग जानते हैं, भारतीयों को, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप गोडसे के बारे में पूछ लीजिए कि पुरुष में कहेंगे हाँ वो एक था जिसने महात्मा गांधी को मारा था। भले गोडसे को लोग इसलिए जानते हैं उन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, अपनी कोई उपलब्धि नहीं थी। तो महापुरुषों का अपमान करना और जिन्होंने देश को पूरे विश्व में पहचान दिलाई, उन लोगों का अपमान करना। क्योंकि देखिए, जिन लोगों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता तो अपना तो व्यक्तित्व बड़ा कर नहीं पाते, दूसरे का कच छाटते रहते हैं। नहीं, आपने सर ईडी के रेड का जिक्र किया, तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो चिराग को डराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, या फिर ये सारी चीजें नीतीश कुमार को खुश करने के लिए हो रहा है? नहीं, क्या चिराग पासवान को नाराज करके और नीतीश को खुश करके बीजेपी को फायदा हो जाएगा? नहीं, अभी तो सरकार बन जाएगी ना नीतीश। अरे यार कमाल है। लेकिन चिराग पासवान, आप देखते हैं कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट अगर बिहार पार्लियामेंट में किसी का रहा है तो चिराग पासवान का रहा है। 6 में से 5 सीटें जीते हैं वो। इतना तो नीतीश कुमार का भी 50% का रहा, बीजेपी का भी 50% का रहा, और इनका 80% का रहा चिराग पासवान का। और चिराग पासवान आप जानते हैं उस वोट बैंक को वो करते हैं
जो जिधर जुड़ जाएगा वो जीत जाएगा। भाई नीतीश कुमार को तो मुसलमान वैसे ही छोड़ देंगे जो उनको वोट अभी तक देते आए, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने तेजस्वी यादव को धोखा दिया, तो नीतीश कुमार के को खुश करने के लिए चिराग पासवान के घर में रेड करा देना। भाई चिराग पासवान, अगर इसका मतलब यह है कि आपको डर लग रहा है कि नीतीश कुमार को खुश करने की आवश्यकता है और चिराग पासवान को नाराज करने की आवश्यकता है, लेकिन राजनीति मुझे भैया समझ में नहीं आ रही। या तो यह है कि हो सकता है अमित शाह राजनीति करना भूल गए हो और बहुत ज्यादा बौखला गए जब से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, उसका इनको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है निकलने का। आखिर चिराग खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और उस हनुमान के राइट हैंड पे ईडी की रेड हो जाती है, तो इसको क्या माना जाए? नहीं, मैं तो यही मान रहा हूं कि चिराग पासवान को इंडिकेशन है। देखिए आज के राजनीति में हनुमान कौन किसका है, जाने की बात कर नहीं रहे सर, चिराग तो कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं, तो चिराग को इंडिकेशन की क्या जरूरत है? अरे आपको क्या पता राम प्रकाश जी, आपको अंदर की खबरें सारी पता है क्या? वो तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता है, वो तो ईडी सीबीआई को पता है, वो तो उनके खास लोगों को पता है। आपको क्या पता, मुझे क्या पता? चिराग नीतीश कुमार के बारे में तो इनको भी नहीं पता रहता है सर, नीतीश कुमार के बारे में तो इनको भी नहीं पता रहता है, चिराग का नहीं पता मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, उनको भी पता रहता है। ऐसा ही नहीं, वो वहां पे कह दिया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बिहार के अंदर कि अब हमारा अपना खुद का भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो बाद में उन्हें गलती समझ में आई। अगर इस प्रकार की होती तो गांधी आश्रम के अंदर जिस प्रकार से रघुपति राघव रवराजा राम और पतित पावन सीताराम पे जिस प्रकार का हंगामा किया गया होता, और वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने जो किया था, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया था, उनके बेटा ही ऑर्गेनाइज करा रहा था। वहां इस प्रकार का अपमान करके पूरे विश्व के अंदर आप जो है प्यार मोहब्बत से आपको इतनी घृणा हो गई है, सद्भाव से इतनी घृणा हो गई है कि आप कोई सद्भाव की बात करे, उसकी बात करे कि सबको सन्मति दे भगवान, तो क्या आप देश में सन्मति नहीं चाहते हैं? तो देखिए आप लोग पत्रकार हैं, वैसे आपके पास तो सूत्र बहुत होते हैं, लेकिन सूत्र जो है, मैं तो देखिए मैनेजमेंट का आदमी हूं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन अगर भगवान ने कोई बनाई है वो ह्यूमन माइंड है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स मशीन को इतना सिंपल मत समझिए कि साहब वो मैसेजिंग हो रही है। केवल एक मैसेज दिया जा रहा है कि बेटा जो ज्यादा एकनाथ शिंदे तुम उड़ोगे तो तुम्हारे यहां रेड हो जाएंगी, अजीत पवार तुम उड़ोगे तो तुम जाओगे, चंद्रबाबू नायडू तुम्हें भी अंदर कर सकते हैं, नीतीश तुम्हें भी अंदर कर सकते हैं। ये तो हमने चिराग पासवान के खास आदमी पे रेड करके तुम लोगों को केवल इंडिकेशन दिया है। नहीं, इस बीच में सर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध भी ठीक होते हुए बताए जा रहे हैं, तो क्या ये वजह नहीं हो सकती है कि भाई नीतीश कुमार से तुम क्यों चिपक रहे हो, तुम हमारे पास हो, हमारे पास चुपचाप बने रहो? नहीं वही यही तो मतलब है भाई, अदरवाइज क्या जरूरत है? जो आपका सहयोगी है जो अपने को हनुमान कहता है, तो हनुमान को विभीषण बनाने की क्या जरूरत है? इसका माने कुछ दाल में काला है। अगर चिराग पासवान आपके बड़े खास हैं और आपके हनुमान जी हैं और नीतीश भी कह रहे हैं मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये हबड़ तबड़ कराने की जरूरत क्या थी? रेड कराने की क्या जरूरत? सर अमित शाह साहब कह चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इस बात का ये जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगी, एनडीए के बैठक में नहीं तय होगी, भारतीय जनता पार्टी के संसद, तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम तय होगा ना। तो एक नाथ शिंदे फॉर्मूला तो अमित शाह कह चुके हैं कि लगने वाला है बिहार में। ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के साथ बने रहना कितना सेफ है? नहीं ये तो नीतीश कुमार को मैं क्या राय दूंगा, नीतीश कुमार मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन देखिए अगर मैं नीतीश कुमार की जगह होता, मैं नीतीश कुमार की जगह होता तो मेरा सोचने का जो दायरा है, मैं समझ रहा हूं कि आज के तारीख में, और ये बात डिपेंड करती है कांग्रेस के ऊपर, जब वो कह रहे हैं 26 जनवरी से पदयात्रा शुरू करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और संविधान का अपमान जो हुआ है, अगर इसको सही ढंग से उठाया गया, भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग उनके पास है, क्योंकि ईवीएम उनके पास है, क्योंकि नाम काटना और बंदूक से डरा के वोट न डालने देना उनके पास है, चुनाव तब भी ये जीत सकते हैं। और ये बात नीतीश कुमार को भी पता है कि भैया ये चुनाव इसलिए नहीं जीतते हैं जनता इनके साथ है, चुनाव इसलिए जीतते हैं कि मशीनरी इनके साथ है। तो अगर मशीनरी इनके साथ है, चुनाव इनको जीती जाना है, तो अगर नीतीश कुमार इनके बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी 160 में से खुद ही जीत जाए, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? और अगर छोड़ दें तब भी 140 है,
एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। हो ही रहे हैं, वो तो 100% लिखी बात है। एक दोनों तरह से एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, छोड़ देंगे तो भी हो जाएंगे, क्योंकि चुनावी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के पास। नहीं, लेकिन सर इससे इससे अलग एक तस्वीर बताएं, जो अगर ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो आरजेडी तो इनको वो सम्मान देती है। अब भाई तेजस्वी हो या लालू यादव हो, ये सारे लोग इनको इतना सम्मान देते हैं, तो आरजेडी के साथ अगर ये रहते हैं तो क्या ये संभावना नहीं बनी रहेगी कि अगर मेजोरिटी आती है तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? अरे ये तो प्रश्न जवाब कह रहे हैं, अगर मेजोरिटी आती। अरे उद्धव ठाकरे भी तो पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ लगे रहे, शरद पवार भी पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ लगे रहे, पार्लियामेंट में 70% सीट जीते, लेकिन अब चुनाव आयोग ने खेला कर दिया और महायुति को जिता दिया, महाविकास आघाड़ी को हरा दिया। वही अगर मान लीजिए चले जाए नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, और उसके बाद 150 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी के अपने आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए, उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी क्या करेंगे? भाई जब मशीनरी आपके पास है, जब बेईमानी पूरी आपके पास है, 5 बजे तक वोट जितने पड़ते हैं उससे ज्यादा वोट आपके 5 से 7 के बीच में बढ़ जाते हैं, वोट बढ़ जाते हैं, 70-80 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो भैया देखिए, जब बेईमानी का खेल हो रहा हो उस समय ये बात करना कौन किसके साथ जाएगा, अरे यार ये नीतीश कुमार को भी पता है, चिराग पासवान को भी पता है, सबको। और इस बार अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन हारने वाले, आम आदमी पार्टी भी हारने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी ये भारतीय जनता पार्टी। और इस बार पूरी व्यवस्था उन्होंने कर ली है बेईमानी की। अब उसके बाद आप रोते रहिए, गाते रहिए, फिर कहेंगे अरे साहब जहां जीत जाते हैं वहां बोलते हैं, जो हार जाते हैं रोते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है, उन्होंने तो पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिख रखी है। अगर नीतीश कुमार एडमिनिस्ट्रेशन अभी शिफ्ट कर लें, अभी तेजस्वी के साथ आ जाए और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लें, तब तो हो सकता है इलेक्शन बेईमानी ना हो पाए। लेकिन ये सोचे कि साहब, तो आइदर ही टेक्स डिसीजन, बता रहे मकर संक्रांति के पहले, जो मकर संक्रांति के बाद निर्णय लेंगे, अगर ले लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र कब्जाया था और बिहार कब्जाया था। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिसके साथ होगा वो चुनाव जीत जाएगा। मतलब बिहार का चुनाव अगर नीतीश कुमार बदलते नहीं है, जाते नहीं है, सरकार यही रहती है, तो बिहार में वोट खाली नाम मात्र के पड़ेंगे, वही हरियाणा महाराष्ट्र जैसा हश्र होगा उसका भी। नहीं, वही होगा जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है, कितनी सीटें हैं, मेरे ख्याल से करीब करीब 250 या 255 सीटें हैं, उसमें से 170 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, उन 170 में 130 सीटें जीत जाएगी, अपने बल पे मेजोरिटी आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, ये एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, रूठे रूठे घूमेंगे। तो ये फिर इसका मतलब बिहार के लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं है, हरियाणा और ये उसके जैसा हसर हो रहा है। बहरहाल सर, अगर हम इस पूरे उसमें देखें, आखिर इंडिया गठबंधन के रोल की भी हम एक बात करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन का रोल क्या दिख रहा है आपको? कि भाई कांग्रेस निश्चित तौर पे वहां पहुंचेगी, पहुंचने के बाद चूंकि भाई आरजेडी के साथ उनका एक तालमेल पहले से है, तो अब नीतीश कुमार अगर वहां नहीं आते हैं, अलग जाते हैं, तो ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, इन जैसे लोगों के संबंध भी नीतीश कुमार से अच्छे हैं। तो इंडिया गठबंधन का फाइनली रूप आप वहां क्या देख रहे हैं, रोल क्या देख रहे हैं बिहार के इलेक्शन में, अगर हम बेईमानी को 1% थोड़ा किनारे रख दे फिलहाल अभी? तो देखिए, इस समय तो मुझे लग रहा है कि अडानी जी पूरी तरह से खुल के खेल रहे हैं। अब इसे ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी का और कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयत्न चल रहा है, इसका माने अडानी जी के जितने खास लोग हैं विपक्षी दल में भी, वो राहुल गांधी को धोखा देने के चक्कर में। मैं तो केवल एक चीज पे देख रहा हूं, जो पहले भी हमेशा मैं डिस्कशन में कहता आया, कि कांग्रेस हैज टू बिकम एग्रेसिव एंड राहुल गांधी हैज टू बिकम एग्रेसिव। जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, नाक टूट जाए, सिर फूट जाए, कुछ हो जाए, आइए सड़क पे। और वो कह रहे हैं 26 जनवरी को आ जाएंगे, संविधान बचाओ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान बचाने के लिए। अगर आए और लाखों की भीड़ सड़क पे उतरी, उसके बाद ये सारे इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस के पीछे लग जाएंगे। वरना इसी प्रकार जैसे ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही हैं, कहीं अखिलेश ये अपने अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, शरद पवार दे रहे हैं, तो ये लोग भी अपनी कवर फायर देंगे अडानी को। तो राहुल गांधी और किस प्रकार कांग्रेस इसको हैंडल करती है, और उस पदयात्रा के अंदर जनता का क्या रिस्पॉन्स होता है, मैं भविष्य की संभावना केवल उसके अंदर देख रहा हूं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे राहुल गांधी में तो आज की तारीख में देश से लेकर और तमाम प्रदेशों में भविष्य देखा ही जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है। हालांकि मशीनों से कैसे पार पाएगा विपक्ष, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।